तो कल जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, उस दौरान जब सुनवाई चल रही थी, कई अहम सवाल जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो उठाए थे। कौन कौन से वो अहम सवाल हैं वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला सवाल खड़ा किया था वो ये था कि सैकड़ों साल पुरानी जो इमारतों की सेल डीड है वो कहाँ से लाई जाएगी। अगर कुछ 80 साल 100 साल पुरानी इमारतें हैं, उनको लेकर आखिर आप कागजात जो है वो कहाँ से जुटाएंगे, वो सेल डीड कहाँ से आएगी। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर ये था कि वक्फ बाय यूज़र जो है वो क्यों हटाया गया, क्योंकि इससे समस्या हो सकती है। ये पुराने मामलों से जुड़ी इमारतों के मामले में भी खासकर लागू होता है कि अगर कोई इस्तेमाल के चलते अगर वो वक्फ ज़मीन मानी गई है तो उसे अगर हटाया गया तो वो एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये भी खड़ा किया गया कि जो गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री उसमें हो रही है, क्या हिंदू धार्मिक संगठनों में मुस्लिम सदस्य आप रख सकते हैं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया गया है। तो हमारे सहयोगी भी यहाँ पर जुड़ेंगे हमारे साथ। आशीष भार्गव हमारे खास मेहमान भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आशीष, सबसे पहले अगर आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँ तो आज एक अहम दिन है। कल जो सुनवाई हुई है उसमें तीखी बहस देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट किन मुद्दों पर आज विचार करने जा रहा है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट कल ही एक अंतरिम आदेश भी जारी करना चाहता था। कुछ प्रावधानों पर वो सहमत नहीं है केंद्र के साथ और वो कह रहा है कि हम इस पर अंतरिम आदेश जारी करना चाहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात है। सुप्रीम कोर्ट को जो 3 मुख्य खंड हैं उन पर आपत्ति है। पहले जो मुख्य खंड इस मामले में है वो ये है कि जो वक्फ बाय यूज़र है, यानी इसका मतलब हम अगर आम भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास कोई पुराने दस्तावेज नहीं है, कोई इस तरह का मालिकाना हक की बात नहीं है, लेकिन यूज़र किसी ने दे दिया कि आप इसको इस्तेमाल करिए और वो मस्जिद के तौर पर या किसी और धार्मिक स्थल के तौर पर इस्तेमाल सैकड़ों सालों से, बहुत टाइम से होता आ रहा है, तो वो वक्फ बाय यूज़र है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 100 साल 200 साल 300 साल पुरानी जो संपत्ति होगी उसके रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं इस कानून में, तो वो सेल डीड कहाँ से आएगी, वो दस्तावेज कहाँ से आएंगे। इस पर हम जो अंतरिम आदेश जारी करना चाहते हैं वो ये कि जो प्रॉपर्टीज़, जो संपत्ति कोर्ट ने वक्फ घोषित की है, वक़्फ़ घोषित की है, उनको डी नोटिफाई ना किया जाए, यानी वो वक़्फ़ संपत्ति ही रहेंगी। दूसरा बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उठाया है कि कलेक्टर को कैसे फैसला करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। फैसला करने का फैसला अदालतों का होता है। कलेक्टर अपना काम कर सकते हैं, जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन कोई प्रभावी फैसला वो जब तक नहीं देंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम जो सदस्य हैं वो एक्स ऑफिसियो तो हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी सदस्य होंगे वो नॉन मुस्लिम नहीं होंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने केंद्र पर बड़ी टिप्पणी भी की थी कि क्या आपकी बात को हम इस तरह समझें कि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में जो हिंदू मंदिर बंदोबस्त ट्रस्ट जो होते हैं उनमें मुस्लिम या माइनॉरिटी सदस्यों की एंट्री भी होगी। तो बड़े सवाल हैं, इन बड़े सवालों के जवाब केंद्र सरकार को देने हैं। 2 बजे एक महत्वपूर्ण सुनवाई इस मुद्दे पर होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पर स्पष्टीकरण चाहिए, अंतरिम रोक वो लगा सकता है, दखल वो दे सकता है इस पूरे मुद्दे पर। ये महत्वपूर्ण बात है जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर उठाए हैं। जी बिल्कुल आशीष, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आज सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, क्योंकि लंबा ये मामला है, पेचीदा मामला है और सुनवाई अभी और चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपके पास हम लौटेंगे। अभी वक्त है सुनवाई शुरू होने में, लेकिन हम कुछ और डिटेल्स यहाँ पर कल की सुनवाई से जुड़ी जो है वो अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। किस तरह से जो गैर मुस्लिम का मुद्दा वहाँ पर उठाया गया, उस मामले पर सवाल जवाब जो है वो भी देखने को मिला। जो तुषार मेहता है उनके बीच में और सीजेआई के बीच में यहाँ पर सीधे तौर पर ये सवाल उठाया गया कि वैधानिक बोर्ड में जो गैर मुस्लिम की मौजूदगी है उससे क्या समस्या हो सकती है। ये तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी तरफ से सवाल उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस जो संजीव खन्ना हैं उन्होंने सीधे ये कहा कि आपका मतलब है कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं में मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। तो ये आमने सामने की जो बातचीत थी, जो सवाल जवाब थे वो यहाँ पर हुए थे। तुषार मेहता ने कहा कि अगर ये लॉजिक है तो इस लॉजिक से तो वक्फ के मामले पर ये बेंच सुनवाई नहीं कर सकती। और जब यहाँ पर संजीव खन्ना ने कहा कि जब हम यहाँ पर बैठते हैं तो फिर हमारा कोई धर्म नहीं होता, हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं, सेक्युलर हैं। तो ये मुद्दा यहाँ पर कुछ इस तरह से आया और यहाँ पर सीधे तौर पर ये सवाल उठाए गए।
संजीव खन्ना चीफ जस्टिस की तरफ से कि क्या जो हिंदू ट्रस्ट होंगे या हिंदू धार्मिक संगठन होंगे उसमें गैर हिंदुओं की को शामिल किया जा सकता है, उस तरह के सदस्य आप रख सकते हैं। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ मुजीबुर रहमान साहब हैं जो अमानतुल्लाह खान के वकील हैं, और शारिक अदीब अंसारी हैं जो पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। शारिक अदीब साहब, अगर आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँ तो यहाँ पर कई सवाल जो हैं वो खड़े किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चाहे वो गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री को लेकर हो, चाहे वो बाय यूज़र वाला मामला हो, चाहे वो कलेक्टर की भूमिका को लेकर हो। तो ऐसे में कई सवालों के जवाब यहाँ पर देने होंगे अभी सरकार की तरफ से। देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उसने ये सवाल उठाए, और धन्यवाद देता हूँ मुस्लिम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हैं और जो मुस्लिम पक्ष वहां गया। ये वही लोग हैं जो 1986 में शाहबानो का सुप्रीम कोर्ट का एक्ट का जजमेंट ठुकरा चुके हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, ये वही लोग आज सुप्रीम कोर्ट पर दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक वक्फ यूजर की बात है, ये यूं गवर्नमेंट ने रिमूव किया। हम लोग जेपीसी में गए थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा मास का मैं नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, शारिक अदीब अंसारी। हम लोग को जेबीसी ने इनवाइट किया था, हम लोग वहां गए थे, वहां तफवाज अपने दिए थे, अपने ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, अपने सजेशन दिए थे, अपने ऑब्जेक्शन भी दिए थे। वक्फ बाय यूजर हटाने का सिर्फ एक प्रावधान है, किसी जमीन पर जो वक्फ की लैंड है, चाहे उसमें गवर्नमेंट काबिज हो, चाहे उसमें नॉन मुस्लिम काबिज हो, चाहे उसमें कोई भी काबिज हो, अगर वो कहता मेरी है और मेरी बाप की है, मैं तो नहीं हट रहा। तो इसलिए ये प्रावधान लाना जरूरी होता था ताकि वो लोग हटे वहां से। और जहां तक रही नॉन मुस्लिम्स की बात, हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है। अगर वो लोग जो आएंगे भी दो नॉन मुस्लिम सदस्य, तो उनकी भूमिका सिर्फ दर्शक की रहेगी, सिर्फ वो दर्शक ही होंगे। और उसमें लाने में क्या प्रॉब्लम है, मेरी समझ में ये नहीं आता। क्योंकि जो लोग ये आएंगे, और आज नॉन मुस्लिम लोग तो पहले भी सेंट्रल ऑफ काउंसिल में है, ऑफिसर सेंट्रल नॉन मुस्लिम होते हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर भी अच्छे खासे लोग नॉन मुस्लिम होते हैं। तो ये तो एक ईगो का मसला है जो मुस्लिम संगठनों ने बना रखा है, जो कि 12% है। हम लोग 88% मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी है। हम लोग को बुलाया गया था, हमने बताया गया था, लेकिन ये पर्सनल्स का मसला है। ये गरीब मुसलमान से इसका कोई लेना देना नहीं, ना वो बेचारा मुतवल्ली होता है, ना वो किराएदार होता है, ना वो उसका कोई फायदा होता है। और मैं तो डिमांड करता हूँ सब लोगों से जो कि इस बिल के खिलाफ है, वो अपनी जो 50 साल की या 10 साल की या 20 साल की ये एक व्हाइट पेपर जारी करें। उन्होंने 10 साल इन सालों में क्या किया, कितने गरीब लोगों को, बेवाओं को उन्होंने पेंशन दी, कितने यतीम बच्चों को पढ़ाया, कितने नहीं। यहाँ पर अभी हम तकनीकी अगर पक्ष पर शारिक साहब बात करेंगे तो कोर्ट की तरफ से ये भी तो कहा गया है सिर्फ और सिर्फ खाया है और उनका मतलब ये आपका पक्ष है। आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नादारों को, मिस्कीनों को, औरतों को, पसमानदा मुसलमानों को उनको हकूक दिलवाने के लिए। शारिक साहब, एक सवाल भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसका भी जवाब देते चलिए। यहाँ पर कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में कई सवाल जो है वो खड़े कर दिए, ये भी आपको देखना पड़ेगा। दावे तो कई किए जा रहे थे। सुन लीजिए शारिक साहब, सुन लीजिए, अभी मैं अपनी बात पर आ रही हूँ, आपको सुनना होगा। शारिक साहब सुन लीजिए पहले आप। शारिक साहब आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछ रही हूँ, ये कहा गया है कि जो भी संपत्ति अगर कोर्ट की तरफ से वक्फ घोषित कर दी गई है, उसे उस तौर पर घोषित कर दिया गया है, तो डी नोटिफाई करना ठीक नहीं माना जाएगा। तो जब कोर्ट की तरफ से घोषित किया गया है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि छीन ली गई है यहाँ पर? क्योंकि इसमें भी तो कोर्ट आता ही था ना, ऐसा तो नहीं है कि वक्फ सब कुछ अपने हिसाब से कर रहा था। वक्फ तो अपने हिसाब से, देखिए वक्फ का मतलब ये होता है, वक्फ का जो मालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। कोई भी आदमी, मैं चाहूँ तो अपनी प्रॉपर्टी हो सकता हूँ। वक्फ के सारे मसले जो हैं वो अल्लाह और मुतवल्ली के बीच में है, और मुतवल्ली सबसे करप्ट जो मुतवल्ली है। ठीक है, चलिए आप बने रहिए। आप मुजीबुर रहमान साहब जो हैं उनका भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। मुजीबुर रहमान साहब, यहाँ पर जो बातें वो कह रहे हैं उसका जवाब भी दीजिए। और यहाँ पर एक बड़ी बात जो कही गई है, जिसमें बाय यूज़र की बात जो शारिक साहब भी उठा रहे थे, उस बारे में भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। आशीष भार्गव जी ने जो शुरू में 3 पॉइंट्स बताए हैं जी, वही पॉइंट्स में जो है इसको आपके माध्यम से बताना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी वो तीनों चीजें जो कोर्ट ने फाइंड आउट की। और कोर्ट ने कहा कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए, इस पे इंटरिम रिलीफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है। जब कोई लेजिस्लेचर जो है
एक्ट पास करता है और वो हमारे सामने आता है तो हम जनरली उसको स्टे नहीं करते हैं, उस पर इंटरिम रिलीफ नहीं देते हैं। लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, यहाँ हमारा इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि जो क्योंकि वायलेशन हो रहा है सीधा सीधा संविधान का, और एक ऑपरेशन दिख रहा है मुस्लिम्स का। क्योंकि जो संजीव खन्ना सर के जो सवाल थे उनका जवाब नहीं था तुषार मेहता के पास, जैसे कि आप अपने उस पर भी दिखा रहे हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात, वक्फ बाय यूज़र की बात, कलेक्टर को जो आप सुपरसीड कर दे रहे हैं बोर्ड के ऊपर, तो वो सब चीज़ें थी जो एक प्रॉब्लमेटिक थी और इनका इमीडिएट सॉल्यूशन उनको करना था, इसीलिए उन्होंने इंटरिम रिलीफ की बात करी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो बात अभी शारिक साहब कह रहे थे उसका भी आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, शारिक साहब जो है एक पॉलिटिकल आदमी है, तो वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है हर आदमी का, एक आदमी फेवर में बैठता है, अगेंस्ट में बैठता है। हमारा काम सिर्फ ये है कि जो कानून है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन पे फिट बैठता है, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्राइन को मीट करता है, कि हमारा कानून के हिसाब से कैसा है। अभी एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ये मुसलमान लोग जो है, जो वक्फ का बोर्ड था ये खराब कर रहा था, पैसे नहीं दे रहा था लोगों को, प्रॉपर्टीज खा रहा था, कब्जा रहा था। मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभी भी वक्फ बोर्ड सरकार के अंडर में था, इसका चयन मुस्लिम्स का इलेक्शन होके नहीं होता था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, बल्कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी लोगों को। मेरा नहीं था तब भी, ना अभी भी है। एक और चीज़ कहना, अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर में अदिति जी गड़बड़ चल रही है, आप अपनी प्रॉपर्टीज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, आपकी रसोई में अच्छा खाना नहीं पकाती हैं, अब मैं जो है ये आकर के करूँगा काम, तो ये कहाँ तक लॉजिकल है? तो किसी चीज को बेटर बनाना, उसके लिए काम करना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना कि अब हम करेंगे, आप नहीं कर पा रहे अपनी चीजों का ध्यान सही से, तो दिस इज इलीगल, अनलॉफुल है ये एक्चुअली। शारिक साहब, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये बात कल कही है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि संसद के से जो कानून पास होता है उस पर हम अमूमन इस तरह से स्टे नहीं देते हैं शुरुआत में, लेकिन ये केस अपवाद है और उसके बाद 3 जो प्रावधान हैं उन पर रोक लगा दी गई, जिसमें से एक का जिक्र अभी हमने किया, आपसे बातचीत भी हुई। दूसरा मामला जो है वो कलेक्टर वाला है कि कलेक्टर जो है वो सर्वे तो करेंगे वक्फ संपत्ति का, लेकिन उसका नेचर वो नहीं बदल सकते हैं, उन्हें कोर्ट को सूचना देनी होगी, यानी कि वो डिनोटिफाई करने जैसी कोई बात नहीं कर सकते। ये एक महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाई गई है। देखिए, ये सही है, ठीक है, कलेक्टर नहीं कर सकता, लेकिन कलेक्टर तो जो 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 ग्राउंड पे होता है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, वो हाई कोर्ट नहीं होती, वो लोकल कोर्ट नहीं होती, वो कलेक्टर ही होता है, जो जहाँ जाता है और देखता है कि वो जमीन वक्फ है या नहीं है। मसला ये है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, तो 2 तरह के वक्फ हैं, वक्फ अलल खैर और वक्फ अलल औलाद। वक्फ अलल औलाद तो 2 से 3% है, उसमें करप्शन नेग्लिजिबल है, लेकिन जो वक्फ अलल खैर है, जो पब्लिक वक्फ है, उसमें करप्शन इतना है, बेइंतहा है कि मुसलमान ही परेशान है। मुसलमान ही वहां पर जो कब्जे किए हुए हैं, मुसलमानों ने कब्जे किए, करप्शन इतना जबरदस्त बढ़ गया है, मिस गवर्नेंस है कि उसका जो हकूक है, जो वक्फ के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि गरीबों को, नादारों को, मिस्किनों को उसका हक दिया जाएगा, कलेक्टर उसमें जाके इंटरवीन करके हेल्प करता है, तो मेरी समझ में नहीं आता हिंदुस्तान के अशराफिया को, 12% अशराफिया को उसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो अशराफिया के अच्छे खासे लोग हमारे साथ हैं, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन, मुसलमान पॉपुलेशन, जिसका कोई बेचारा मतलब ही नहीं है। कुछ माफिया हैं, कुछ जो ये वक्फ को कंट्रोल करते हैं और चाहते हैं कि उनके हाथ में ही रहे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जेपीसी कमेटी बनाई, उसमें हमने उनको प्रेजेंटेशन दी, तो हमने सिर्फ सिंपली कहा कि जो मुसलमान है, बेचारा गरीब है, मिस्कीन है, नादार है, कमजोर है, जो इनसे बात भी नहीं कर सकता। अब जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके हकूक की बात की तो इनको परेशानी होती है। आज ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, चाहे बहुत वेरी गुड, चाहे भारत एक ठीक है। मुजीबुर रहमान साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं और उठाना चाहूंगी आपसे, शारिक साहब मैं आऊंगी आपके पास। लोग हैं जो एएसआई का मसला था, सुप्रीम कोर्ट के कानून के अगेंस्ट पे सड़कों पे आ गए थे, और आज फिर ये सड़कों पे आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, सड़कों पे ना आए, आराम से बात करें,
ख्याल रखें, हिंदुस्तान के अंदर का माहौल खराब ना करें, देश तरक्की ठीक है, कर वो रहा बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कही गई है। शारिक साहब आएंगे, रुकिए अभी। मुजीबुर रहमान साहब, यहाँ पर जो बात एएसआई की तरफ से की गई थी कि पहले से संरक्षित कई ऐसी इमारतें हैं जिस पर वक्फ ने दावा किया है और उसके चलते नए विवाद जो है वो खड़े हुए हैं, और एएसआई का ये कहना था कहीं ना कहीं कि ये जो नया कानून है इससे उस तरह के विवाद और जो संरक्षित इमारतें थी उस मामले में जो विवाद चल रहे थे वो अब खत्म हो जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि एएसआई तो बाद में बना है, बिल्डिंगें पुरानी हैं। जामा मस्जिद तब बनी थी जब एएसआई नहीं थी। तो अगर कोई एएसआई किसी उसको मॉन्यूमेंट बनाती है या अपने प्रोटेक्शन में लेती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वक्फ नहीं रही, वो वक्फ तो है ही, बट प्रोटेक्टेड है बाय एएसआई। तो वो वक्फ, उसका वक्फ होना, उसका वक्फ नेचर खत्म नहीं हो जाता है। पुरानी इमारतों का, पुरानी मस्जिदों का, पुराने मदरसों का, पुराने इमाम बाड़ों का, पुराने दरगाहों का, पुराने खानकाहों का कुछ नेचर चेंज नहीं हो रहा। वो वक्त था, है और रहेगा। ये सिर्फ समाज के अंदर, मुसलमानों के अंदर गलतफहमियां पैदा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, करते रहे। लेकिन मुसलमान अवाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार हो चुकी है कि इन लोगों के झाझाओं में नहीं आएगी। वो समझ चुकी है ये लोग अपनी जेब भर पहले ही भरे थे, दोबारा भरते रहेंगे। अब सारा जो पैसे हैं, जो वक्फ का डेवलपमेंट है, वक्फ की जो इनकम है, गरीब लोगों में जाएगी। ये अपनी कारकर्दगी बता देना इन्होंने क्या किया। मैं तो पूछ रहा हूँ इनसे कि बताइए इन्होंने वक्फ की जमीनों पे क्या किया, क्या किया। कितने अस्पताल खोले, कितने गरीब यतीम खाने खोले, कितनी बेविधवा औरतों को पेंशन दी। सिर्फ मुकदमेबाजी, लिटिगेशन के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और उसमें भी सुन लीजिए एक बात, मेरा कजन दिल्ली वक्फ बोर्ड का वकील है, डॉक्टर साहब भी वकील है, वकील साहब बैठे हमारे मोहतरम। वक्फ बोर्ड के पास उसे पैसे देने के लिए फीस नहीं, तो पैसे नहीं है, उसके बिल से जमा करने के लिए तो पैसे खाए जाते हैं, सब मुतवल्ली खाए जाते हैं, सब मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड में करप्ट कार्टेल बैठा हुआ है वो खाया जाता है। इनको वकीलों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है कि इनके केस लड़ते हैं, फाइलें भरी पड़ी हैं। जिस वक्फ ऑफिस चले जाइए आप, चाहे वो लखनऊ का शिया वक्फ बोर्ड हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, पटना का सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, शिया वक्फ बोर्ड हो, दिल्ली का वक्फ बोर्ड हो, सिर्फ फाइलों के अलावा कुछ नहीं है। कर्मचारियों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, वकीलों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। ये एक करप्ट माफिया है, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डंडा चलाना बहुत जरूरी है। ये सब करप्ट लोग है। और एक बता दूं आपके, हमारे बड़े मोहतरम थे एक शिया क्लर्क मौलाना कल्बे सादिक, उनका इंतकाल हो गया, उनसे मेरी अच्छी मुलाकात थी। वो कहा करते थे, जैसे शिया मुसलमानों का बिलीव है कि करबला मोहल्ला जो इराक में है, वो जहाँ इमाम हुसैन शहीद हुए थे, वो पूरा हिस्सा ठीक है। अभी इस पर मैं मुजीबुर रहमान साहब का भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बिंदु पर हम यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एएसआई संरक्षित इमारतें जो हैं उसका मुद्दा भी उठा, क्योंकि वक्फ कानून के लागू होने के बाद कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं जिन पर वक्फ के दावे अब मान्य नहीं है, क्योंकि अब कानून लागू हो चुका है। तो राष्ट्रीय धरोहरों पर जो वक्फ का दावा अमान्य है वो भी यहाँ पर हम आपको बताते चलते हैं। अगर एएसआई संरक्षित इमारतों की हम बात करें तो 3697 हैं जो एएसआई की संरक्षित इमारतें हैं यहाँ पर, और इन धरोहर पर वक्फ का दावा जो है वो अमान्य हो गया है। जिन पर वक्फ का दावा था इनमें से वो 256 इमारतें थी। किस तरह से नया वक्फ कानून जो है उससे एएसआई जो है उसे एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, वो भी आपको हम बताते चलते हैं। वक्फ संशोधन कानून की धारा 3D जो है उसमें ये प्रावधान था जिससे तहत पहले से अगर कोई भी डी नोटिफाइड, पहले से किसी भी और में और रूप में डी नोटिफाइड जो ज़मीन है उसे वक्फ नहीं किया जा सकता था। एएसआई संरक्षित इमारतों पर वक्फ का दावा जो है वो मान्य नहीं होता था। इस तरह से जो अब बड़ी राहत इसमें मिलती हुई नजर आ रही है। 256 राष्ट्रीय धरोहरों से वक्फ का दावा जो है अब वो खत्म हो सकता है, क्योंकि अब ये नया जो कानून आया है उसमें इस तरह के प्रावधान कर दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर ये भी बताते हैं कि एएसआई ने आखिर शिकायत क्या थी, एएसआई की समस्या यहाँ पर क्या आ रही थी। एएसआई को पहले से जो संरक्षित कई इमारतें हैं उन पर वक्फ ने दावा किया हुआ था, ये बात एएसआई लगातार अपनी शिकायतों में कह रहा था। वक्फ बोर्ड के दावे से कई नए विवाद जो हैं वो यहाँ पर पनप गए थे और कई नए विवाद यहाँ पर खड़े हो गए थे, जिसके चलते कई ऐतिहासिक इमारतों पर भी वक्फ का दावा हो गया था और ये विवाद गहराता ही जा रहा था। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जयपुर की जामा मस्जिद जो है उसमें 1965 में वक्फ का दावा किया गया था वक्फ की ओर से। 1973 में औरंगजेब का मकबरा था वो वक्फ की संपत्ति घोषित हो गया था। ये सब एएसआई की शिकायतों का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। 2005 में वक्फ में ताजमहल पर भी दावा किया गया था वक्फ की तरफ से।
तो कई संपत्तियों के रखरखाव में भी वक्फ दखल देता है, ये एएसआई ने शिकायत की थी। और ख़ासतौर से इमारतों के जो ऐतिहासिक स्वरूप हैं उससे छेड़छाड़ की जाती है, ये एक बड़ी शिकायत एएसआई की तरफ से की गई थी। और वक्फ के दावे से जुड़े कई मामले जो हैं वो अदालतों में लंबित हैं, ये बात कही गई। साथ ही एएसआई ने जेपीसी को जो अपनी रिपोर्ट थी उसमें ये सारी जानकारियां दी थी कि किस तरह से वो क्या क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में ये विवाद इसलिए भी बढ़ता चला जाता है। और ये हम इसलिए भी दिखा रहे थे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे दोनों मेहमान जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर वक्त की थोड़ी कमी है। मुजीबुर रहमान साहब, आपका रिएक्शन में यहाँ पर एक लाइन में अगर आप जवाब दे पाएँ तो दे दीजिए, क्योंकि अब कुछ वक्त में आज फिर सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। जी, मैं कहूंगा कि अभी आपके चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये कानून बेटरमेंट के लिए है। बिल्कुल, जहां पर डेमोक्रेसी थी, जहां पर लोग चुन के आते थे, मेंबर्स जो है चुन करके चेयरमैन चुनते थे, अभी क्या है कि हर जगह पर सिर्फ अपॉइंटमेंट हो गया है। तो सरकार किसको अपॉइंट करेगी, किसको चुनेगी? जो उनके हिसाब से वक्त की प्रॉपर्टीज को डिस्पोज कर लेंगे, जैसे मैनेज कर लेंगे उनके हिसाब से। अगर ये कानून आता, अगर सरकार को मालूम है कि प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो रहा है, तो कानून लाते इमीडिएट इविक्शन का, सब सपोर्ट करते। किसी मुतावल्ली हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, कोई भी बैठे हुए हैं जिन्होंने गलत किया है, उनको जेल डालने का प्रावधान लेकर आते इमीडिएट। उसको सिविल सूट की तरह 20 साल के लिए कोर्ट में क्यों अटकाया जाता है? तो हम ये सब बड़ी support बात आप करते कह हैं रहे हैं। और इस चीज़ इसीलिए जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा है तो कोर्ट ने बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं। और 3 जो प्रावधान है, जो बहुत ही गंभीर प्रावधान है, उसमें सीधे तौर पर कोर्ट ने ये भी कहा है कि इन पर रोक का प्रस्ताव जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया, जब केंद्र सरकार ने ये कहा। तो भले ही केंद्र सरकार कुछ दावे कर रही हो, लेकिन अभी मुजीबुर रहमान साहब, यहाँ पर ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोर्ट का क्या रुख क्या रहता है, और उसका हमें इंतजार करना होगा। यहाँ पर शारिक साहब, एएसआई की जो तरफ से जो बात की गई उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, एएसआई ने जो कहा बिल्कुल जायज कहा, सही कहा। अभी 2-3 साल पहले एक तूफान दिल्ली में आया था, हवा का बवंडर, जामा मस्जिद के गुंबद की मीनारे और उनके जो मेहराब लगे हुए थे वो गिर गए थे। जामा मस्जिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सही करा ले, वो एएसआई ने कराए। सर काम तो जब ये अगर ये अपने आप पास ले लेंगे वक्फ बोर्ड के लोग, तो जो इमारतें हैं, जो हमारी मिल्कियत हैं, जो हमारी राष्ट्रीय संपदा हैं और हमारे लिए तारीख फख्र की बात है, ये सब बर्बाद हो जाएंगी, गिर जाएंगी। वक्फ बोर्डों को देना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। एएसआई उनका टेक ओवर करे, रखरखाव करे और उसको उनको ब्यूटिफाई करे, और वहां पर जो नुकसान हो चुके हैं मौसम के हिसाब से, एजिंग के हिसाब से, उन्हें सही करे, और करती भी है। वक्फ बोर्ड वाले सिर्फ उसे बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड कर रहा हूँ, मैंने जेपीसी में कहा भी था, ये जो सारी जो इमारतें हैं, अगर ताजमहल खुदा ना खास्ता इनके पास होता क्या हाल करते? खुदा ना खास्ता ये कुतुब मीनार इनके पास होती, क्या हाल करते? गिर भी चुकी होती। ये एक्सपर्टाइज लोग हैं यहाँ पर। अगर अनपढ़ गंवार लोग जो बैठ जाएंगे, जो अपनी राय देंगे, जिन्हें कुछ मालूम नहीं है हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, तो यहाँ एक्सपर्ट लोग का बहुत बड़ा बहुत जरूरी है। उसमें भी आ जाएगा साहब हिंदू मुसलमान ये वाली बातें करते हैं, तो वहां तो एक्सपर्टाइज लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल के लोग बैठे हुए हैं, उन्हें अब वही तो करेंगे मैनेजमेंट। अगर ताजमहल वक्फ बोर्ड के हाथ में दे दिया तो क्या होता, कुतुब मीनार दे दिया तो क्या होता है, भाई मकबरा दे दिया तो क्या होता? हिंदुस्तान मुजीबुर रहमान साहब, ये बात जो एएसआई की तरफ से कही गई शिकायतों में अपनी, उसमें ये भी जिक्र किया गया कि 2005 में, शारिक साहब रुकिए, आपको शारिक साहब आप रुका करिए थोड़ा सा प्लीज, सबकी बातें यहाँ पर रखना जरूरी है। मुजीबुर रहमान साहब, जो एएसआई की तरफ से कहा गया कि 2005 में तो वक्फ ने ताजमहल पर भी दावा कर दिया था, कई संपत्तियों के रखरखाव में भी वक्फ दखल देता है, तो इस तरह की जब दलीलें सामने आएंगी तो वो भी तो काबिल गौर रहे। ताजमहल क्या है? ताजमहल एक मकबरा है। क्या अगर वो वक्फ संपत्ति घोषित नहीं होगा तो क्या सरकार के कब्जे में आके कल सरकार चाहे कि हम इस जमीन पे मॉल बनाएंगे तो क्या मॉल बन सकता है? नहीं, क्योंकि वो वक्फ संपत्ति है, ऐतिहासिक धरोहर भी है उस काम के लिए। अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता उसका नेचर। और एएसआई के अंडर में हिंदुस्तान के अंदर हजारों इमारतें हैं जो मुसलमानों की हैं, जो मस्जिदें हैं, उनका सिर्फ ढेर रही हैं, ढेरने का इंतजार हो रहा है। अगर ताजमहल इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वहां से हजारों करोड़ का जो है रिवेन्यू हो रहा है हर साल का टिकट के नाम पर, और कुछ ऐसी इमारतें हैं जहां से इनकम हो रही है। उसके अदरवाइज दिल्ली के ही अंदर आप इतनी सारी मस्जिदें देख लीजिएगा जो गिर रही हैं। बेगमपुरी मस्जिद देख लीजिए आप, कितनी सारी मस्जिदें हैं, जो 12 गुंबद की एक मस्जिद है वो सब गिर रही हैं। तो एएसआई जाके क्या कर रही है? उन पे कब्जे हो रहे हैं चारों तरफ। तो एएसआई का काम जो है सिर्फ ये नहीं है। और अगर जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के अंदर अगर एएसआई ने उसको लिया है तो उसकी जिम्मेदारी भी है उसको ठीक रखना, उसको मेंटेन करना वहां पर।
क्योंकि एएसआई जब किसी चीज को लेता है तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वहां तो ये पर नया जो कानून अगर maintenance मुजीबुर देखा रहमान जाए। साहब लागू हो जाएगा तो 256 ऐसी राष्ट्रीय धरोहर हैं जिनसे वक्फ का दावा जो है वो खत्म हो सकता है। हाँ बिल्कुल, यही तो हम फियर है हमारा, हम यही तो कह रहे हैं कि जैसे बाकी मस्जिदें गिर रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, बाकी इमारतें मुसलमानों के जो मोन्यूमेंट है गिर रहे हैं। आप यहीं चले जाइए, चिड़ियाघर के सामने की मस्जिद है, वो गिरते गिरते थोड़ी सी बची है, ऐसे ही गिरने का इंतजार हो रहा है। वो तो चाहते हैं ऐसा ही कि उस पर मेंटेनेंस थोड़ी होता है। और जो बची कुची मस्जिदें हैं वो बंद है हमारी, मोती महल की मस्जिद बंद है हमारी, ताजमहल के अंदर जो मस्जिद है वो बंद है। तो वो तो सब ये 256 इमारतें जहां नमाज अभी वक्त के नाम पे हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। ये बताइए, हमारी मस्जिद है, आप अजंता एलोरा के अंदर पूजा चल रही है जो 5000 साल पुरानी बनी हुई है, तो वो भी एएसआई के अंडर में है, वहां तो सब कुछ हो रहा है। तो हमारी मस्जिदों पे ताला क्यों लगा दिया जाता है एएसआई के नाम पर? शारिक साहब, इस पर आप क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं ऐसी तो बहुत सारी इमारतें हैं लेकिन मस्जिदों पर ही निशाना क्यों साध रहे हैं? कह रहे हैं वकील साहब, ऐसी बात नहीं है। एएसआई की मस्जिद संभल की भी नमाज हो रही है, जामा मस्जिद भी एएसआई के अंडर में नमाज हो रही है, ताजमहल के अंदर लेकिन वो नमाज वक्फ के हो अंदर रही है, है। अभी वो अभी वक्फ के अंदर है, अरे वो वक्फ की संपत्ति भाई, है, वक्फ के अंदर तो एएसआई प्रोटेक्टेड है बस। कोई भी मस्जिद है वकील साहब, आप तो जानते ही होंगे, मुझसे ज्यादा लॉ जानते हैं आप, वो- मैं लॉयर नहीं वो हूँ। तो संपत्ति जो वक्फ मस्जिद की है वो वक्फ एएसआई होती है, प्रोटेक्टेड जो है। मस्जिद एक है मिनट वो में ठीक वक्फ कर दूं होती है। आपको, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, सिर्फ एएसआई प्रोटेक्टेड है बस, वो संपत्ति एएसआई की नहीं है। भाई देखिए, एएसआई ने मैनेजमेंट तो बाहर बोर्ड लगा हुआ है उसके, मैं मरदाबाद से रहने वाला हूँ, मैं समझ जाता रहता हूँ। तो ठीक है। जो चीज भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कोई सी मस्जिद हो, वहां तो नमाजें होती हैं। और जहां तक रही लाल किले की मस्जिद की बात, लाल किले की मस्जिद यूं बंद है क्योंकि छोटी मस्जिद है और वहां जितने विजिटर आते हैं उसमें मुसलमान बहुत कम होते हैं। ताजमहल में आज तक नमाज हो रही है, आपने वो नहीं कहा। आप वो भी जो ठीक है, बयान जो दीजिए आप दोनों को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी। शारिक अदीब अंसारी साहब, मुजीबुर रहमान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।